दी सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। छोटे बच्चे, यंग बच्चे जो, उनका कहीं पर भी इवन बॉडी के अंदर फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या वो ठीक नहीं होती? वो तो ठीक हो जाती है ना। तो आपका शरीर ठीक कर देता है इसको। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज सपोर्ट योर बॉडी। सर्जरी क्या है? इन इन केसेस वेयर इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड, वहां पे सर्जरी करके थोड़ा मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट तो नहीं करेंगे ना। सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। जिस वजह से डिस्क में इशू आया, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आई, आर्थराइटिस आया, रूमेटॉइड आया, वो वजह तो ठीक करना पड़ेगा, तभी तो ट्रीटमेंट है ना। सर्जरी किया आपने, थोड़ा मैनेज कर दिया उसको। जरूरत पड़े, बहुत जरूरत पड़े तभी, अदरवाइज योर बॉडी कैन मैनेज एनीथिंग, बट यू विल हैव टू गिव इट द राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। आपको उसे सही इको, सही एनवायरमेंट, इसको सपोर्ट करना चाहिए ना। कैसे करना चाहिए? अगर स्ट्रेंथ कम है रीढ़ की हड्डी में, तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। देन अगर बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो बॉडी का अलाइनमेंट कैसे ठीक कर सकते हैं, ये दो चीज। तीसरी चीज, अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म ठीक कर लीजिए, यानी भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता, ताकि आपके शरीर में रीजनरेशन हो। तीन चीज बता, तीनों चीज अगर आप ठीक कर लोगे, ठीक हो जाए। मगर रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेंथ कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि अभी अभी तो आप देखो, वेट नहीं उठा सकते ना, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी लायक नहीं है। मगर रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेंथ किसी और तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। एक सिंपल तरीके से आप अपनी रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। वो सिंपल तरीका क्या है? तो मैं आपको कोरिलेशन दे रहा हूं। आई एम जस्ट गिविंग यू कोरिलेशन, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, आपको नहीं समझ में आएगा, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप पहले समझिए, टेक अ राइट डिसीजन। तो सपोज करो, जिसकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होगी, उसका एक स्ट्रेंथ हम पकड़ लेते हैं कि वो वेट उठा सकेगा, है ना, वो ज्यादा वेट उठा सकेगा। और जिसकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं होगी, वेट नहीं उठा पाए। मगर उसके पीछे जाते हैं, वो वेट कैसे उठाएगा? सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू लिफ्ट वेट। आप वेट को कैसे लिफ्ट करते हो? सबके एक्सपीरियंस में है ये। आप सांस रोक के करते हैं वेट को लिफ्ट, सबके एक्सपीरियंस में है। तो कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी। तो कितना आप रीढ़ की हड्डी को स्ट्रांग कर सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कुंभक के ऊपर। कितना कुंभक प्रैक्टिस करते हो। तो रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है कि नहीं? आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है कि नहीं? लाइफस्टाइल हमने ऐसा अपना लिया जहां पे वी आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। इनफैक्ट वी हैव कम टू दैट स्टेट वेयर वी विल नॉट बी एबल टू डू फिजिकल। तो बिना फिजिकल एक्टिविटी किए अगर आपको रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आपको कुंभक करना पड़ेगा। बैठे बैठे कुंभक कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सेकेंड थिंग इज अलाइनमेंट, यू विल हैव टू डू अलाइनमेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका बायां पक्ष जो है और दायां पक्ष, ये जो दो पार्ट हैं आपके बॉडी के, ये अलाइन नहीं होते, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी या तो सर्वाइकल के ऊपर लोड आता है, या तो लंबर रीजन के ऊपर, कमर के ऊपर या लंबर के रीजन के ऊपर लोड आता है, जहां पे स्लिप डिस्क होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। या तो सर्वाइकल की तरफ होगा, या तो लंबर की तरफ में होगा। L3 L5 ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, तो ये दो जगह पे लोड क्यों होता है? क्योंकि आपका बॉडी अलाइंड नहीं है। अलाइनमेंट करना पड़ेगा आपकी बॉडी का। तीन तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है, नाभि, कौड़ी, नले। मगर नलों का अलाइनमेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नले मतलब इनर थाई, इनर थाई, जिसके ऊपर की आपकी कमर बैठी हुई है, और पूरा रीढ़ की हड्डी और कमर का लोड वहां पे आता है। इसी की वजह से आजकल सियाटिका की प्रॉब्लम, सियाटिका नर्व जो होती है, उसकी प्रॉब्लम बड़ी आ रही है, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं हो रहा बॉडी का। आप देखो, फोर व्हीलर का अलाइनमेंट करते हो, जब उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हो, अपने शरीर को तो बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी अलाइनमेंट नहीं कर रहे। तो अलाइनमेंट करने की जरूरत है। तीसरी चीज, अगर आपका शरीर हल्का हो गया, अलाइनमेंट में आ गया, और आपके स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, तब आपको न्यूट्रिशन चाहिए फॉर
रीजनरेशन, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, भोजन हजम करने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़े। तो कौन सी दवाई बढ़ाती है मेटाबॉलिज्म? कोई भी दवाई नहीं बढ़ाती। उसी की वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म खराब है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं फिर? तो जरा ये एग्जांपल और ले लेते हैं। अपने ही हाइट और वेट का एक इंसान लेके आइए जो मजदूरी करता है, और दोनों बैठो भोजन करने के लिए, आप देखिए कौन ज्यादा भोजन कर पाता है। आप नहीं खा पाएंगे उतना भोजन जितना एक मजदूर भोजन ले लेता है। उसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, मगर किस वजह से? वो रोज जो मजदूरी कर रहा है, जो सामान उठा रहा है, जोर लगा रहा है। जोर कैसे लगा रहा है? पूरे दिन सांस रोक के जोर लगा रहा है। तो कुंभक की प्रैक्टिस कर रहा है वो, आप नहीं कर रहे। वो कुंभक की प्रैक्टिस कर रहा है और इस वजह से उसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है। आप करिए, आप भी मेटाबॉलिज्म हाई बनाइए ताकि आपका भोजन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कर पाए आपका शरीर। इसीलिए कुंभक करने से भूख बढ़ जाती है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। ये चीज बहुत कॉमन है, हर एक के लिए ये होता ही है। तो ये 3 चीज अगर आप सही कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज क्या, बहुत जरूरत पड़ने पे कोई सर्जरी करवाइए, मगर अपने शरीर को पहले मौका दीजिए। गिव योर बॉडी अ लिटिल चांस ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 महीने तक अपने आप को इंप्रूव करो। हो सकता है ज्यादातर केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े।